अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक और इस्सार राना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वज़ीर ख़ारजा अब्दुल नहान के साथ एक हादसे में जाँ बहक हो गए। ये हादसा था या कुछ और वजूहात क्या थी, इस पर बात करेंगे और इस पर जो है इसके बाद वहाँ की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर से बात हो रही है कि लंदन बाज़गश्त के हवाले से क्या चल रहा है। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे निकालने के पीछे जो है वो लंदन प्लान था, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे भी जो निकाला गया वो सारी प्लानिंग लंदन में बैठी हुई है। तो ये क्या माजरा है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक शायर फरहाद जो गुमशुदा हैं काफ़ी अरसे से और उनकी बाजियाबी के लिए जो है अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि भाई मुझे तो ये बंदा वापस चाहिए और इसको ढूंढना चाहिए। जिस पर आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं जो वज़ीर कानून, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि क्या अब जो है इन मामलात में भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस होगा। क्या आप हमें ये बताएंगे कि दिफाई और वजारती जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अदालत निभाएगी, तो निज़ाम आखिर कैसे चलेगा? अदालत का काम है कि सिर्फ कलम तक ही महदूद रहें। इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे बानी पीटीआई के खिलाफ एक और शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। एक और तोशाखाना केस के हवाले से जो है मामला ज़ेरे गर्दिश है। और साथ ही साथ पंजाब हुकूमत ने हद तक की इज्जत केस तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया है। उजलत में ये बिल पेश किया गया है, इसके पीछे क्या वजूहात है, इस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का शो मलिक साहब से। मलिक साहब, क्या लगता है, सबसे पहले तो ईरानी सदर के बारे में बात कर लेते हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बिलाशुबा जो है ईरानी सदर पाकिस्तान दोस्त मुल्क थे और दो सदर थे, तो क्या समझते हैं आप उनके हादसे के पीछे एक हादसा था, कोई क्रैश करवाया गया, क्या वजूहात हो सकती हैं? पहले तो जी एक वाकई एक अफसोसनाक ख़बर है और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ईरान से, एक बरादराना इस्लामी हमसाया, एक हिस्ट्री है हमारी ज़ुबान पे, हमारे कल्चर पे, हमारे खाने पे। मेरे ख्याल कोई चीज़ ऐसी नहीं जिस पे ईरान का इन्फ्लुएंस ना हो, मज़हब का भी इन्फ्लुएंस उसमें आता है। ये तो था एक इजहार अफसोस कह लें, एक जो तकलीफ दे बात है। जो आपने बात की इसके दो एस्पेक्ट हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैं अभी पढ़ रहा था, वज़ीर आज़म उनके बड़े वज़ीर ख़ारजा सूरी ज़रीफ़ उनका नाम था, बड़े नामवर सफारतकार रहे हैं दुनिया में, उनका बड़ी रेपूटेशन है। तो बात होता है ना, बड़े लोगों से बड़ी बात आपको मिलती है, हम लोग इन्हीं से सीखते हैं। एक्चुअली हुआ ये, उन्होंने कहा ये अमेरिका का ज़िम्मेदार है इसका, इस हादसे का। तो पहले मैं भी हिल गया कि मैंने कहा वो थोड़ा सा ये हमारा पाकिस्तानी स्टाइल है, फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देना। तो उन्होंने इसकी तशरीह ये की जो मुझे अब बाद में समझ आई। मुझे ये समझ आई कि 79 में उनका आया रेवोल्यूशन, ठीक है जी। ये जो जहाज़ गिरा भी है ना, ये हेलीकॉप्टर, ये वो 40 ईयर से भी ज़्यादा पुराना है। अब हुआ ये कि 79 से जब आपने इनकलाब लिया है और आपने अपनी मर्ज़ी की पॉलिसी कर दी, आपने अमेरिका बहादुर को ऑफेंड कर लिया, नाराज़ कर लिया, दुखी कर लिया, वटेवर, तो आप पे लगी पाबंदी। तो उनका कहना ये है कि ये पाबंदियों से हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी ओवरहालिंग है, पुर्जे हैं, जो चीज़ें बनाने वाली हैं, तो हम तो 79 में ठहरे हैं, बाकी दुनिया 2024 में चली गई है। तो ये एक रीज़न है क्योंकि वो जहाज़ पुराना था। दूसरी मैं चीज़ आपको ये भी एडिशन बताता जाऊँ कि रिसेंट ईयर्स में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एविएशन के मसाइल आए हैं, हादसे आए हैं, वो ईरान में हुए हैं और 2000 के करीब लोग ओवरऑल गए हैं। ये तो एक साइंटिफिक रीज़न मैंने आपको दिया है कि एक ऐसा मुल्क, और उसको सलूट भी करना बनता है कि दुनिया के जो ताकतवर टेक्नोलॉजी वाले मुल्क हैं, जहाँ बदमाश कह लें, जो मर्जी कह लें, उन्होंने उनके सांस बंद किया है, उसके बावजूद वो उनके जहाज़ चलते हैं, दुनिया में वो ज़िंदा है। तो एक तो इसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट बड़ा सिंपल है, मेरे लिए पूरी दुनिया में इतना वाज़ेह इसराइल को किसी मुल्क ने, किसी रियासत ने, लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, एक ऑन पेपर रिकॉर्ड पे जिसने कहा कि आपने गज़ा में जुल्म किया है, ज़्यादती किया, बदमाशी किया, आप ऑक्युपाइड हैं, आप कब्ज़ा कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। फिर तीसरी चीज़ रिसेंटली अगर आपको याद हो, इसराइल से उन्होंने बराबर किया। उन्होंने कहा अगर आपने सीरिया में हमारे जनरल को मारा है तो जो एम्बेसी है दैट वाज ईरान, जो इंटरनेशनल लॉ है कि जो भी एम्बेसी आपने मेरे मुल्क पे हमला किया हम आपके मुल्क में करेंगे। तो उसमें खदशात हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लगती हैं। ईरान की वेस्ट से एक बड़ी शदीद किस्म की 79 से कोल्ड वॉर है, बेशुमार उनके जनरल्स, उनके नामवर जनरल गए हैं। तो मैं इस कतन ये आने वाली तफ्तीश बताएगी या ईरानी हुकूमत की डिटेल जो आएंगी वहाँ से बात शुरू होगी। तो टेक्निकली एक रीज़न है जो मैंने आपको, उसकी बड़ी साइंटिफिक रीज़न है। दूसरा उनका जो वेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट है, इसराइल से कॉन्फ्लिक्ट है, उसको सामने देख के इस पर शक किया जा सकता है। ठीक, राना साहब, आप क्या समझते हैं? ईरान बेशक हमारा एक दोस्त मुल्क है और इब्राहिम रईसी जो है वो पाकिस्तान को खासा सपोर्ट भी करते थे। अफसोसनाक वाक़या है, एक तो ये सवाल, और दूसरा साथ ही साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ पाएगी वहाँ पर अब इस हादसे के बाद? वो पाकिस्तान थोड़ी है कि जहाँ एक बंदे के जाने से सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा या एक बंदा चला जाएगा तो पैनिक हो जाएगा।
इतना बड़ा सान्या हुआ है और हम ईरानियों ने उसे बड़े हौसले से फेस किया है। और वहाँ कहीं ये नहीं हुआ कि लोग ये कहना शुरू कर दें या वो क्वार्टर्स में जाके अंधेरों में मिलना शुरू कर दें कि अब मुझे बना दें, या कोई कहीं जाके किसी के पैरों में बैठ जाए कहे कि जी मुझे बना दें। ठीक है ना, जो हमारे अंदर पाकिस्तान में सियासतदान गुलाम सोच के जो सियासतदान हैं, जो इन तंग छोटे छोटे रातों के कॉरिडोर्स में से अपने लिए लेके आते हैं, वो ईरान ऐसा नहीं है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि रईसी साहब की जो शहादत है, मैं तो इसे शहादत कहूँगा, क्योंकि वो जहाँ अज़रबैजान गए और जो करके आए, वहाँ पे भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि हमारी हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। वैसे तो जब वो पाकिस्तान आए थे तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, उन्होंने कहा ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि मैं पाकिस्तानी अवाम से खिताब करना चाहता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि जनाब हम कोई इतने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं है कि हम आपका खिताब करवा दें। हमने रोज़ी रोटी भी कमानी है और हम अमेरिका के टुकड़ों पे हम पलते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम अमेरिका के एक मुखालिफ को पाकिस्तान में वो दे दें। हमने उन्हें उस तरह का प्रोटोकॉल भी नहीं दिया था जब वो आए थे। तो बहरहाल मैं रीज़न तो मलिक ने बड़ी क्लियर बताया कि टेक्नोलॉजी का एक इशू तो है, लेकिन कुछ सवाल और भी हैं कि साथ जो 2 और हेलीकॉप्टर थे वो कैसे वहाँ से गुजर गए सेफ, और यही क्यों गिर गया। और फिर अगर जितना मैं जानता हूँ कि जब कोई इस लेवल का वीआईपी मूवमेंट होती है तो पहले ये देखा जाता है कि जहाँ जा रहे हैं रास्ता क्लियर है नहीं है, और मौसम कैसा है कैसा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि बारिश हो रही है तो अचानक ही बारिश शुरू हो जाएगी। अब तो फोरकास्ट साल पहले की आ जाती है। सही बात है। तो ये जो इतनी शदीद बारिश थी अगर उस इलाके में और धुंध थी तो ये पहले भी बताया जा सकता था। और 2 हेलीकॉप्टर सेफेस्ट चले गए, ये भी एक अपनी जगह कॉन्स्पिरेसी। हाँ। और एक सबसे दिलचस्प बात बताऊं कि जो ईरान की क़यादत है ना, वो हमारी तरह की क़यादत नहीं है कि जिनके दुबई लीक्स में नाम आ जाएं, को लंदन लीक्स में नाम आ जाएं, को फ्लैट निकल आए। वो कहाँ है अहमदी नज़ाद जिसका इतना नाम था, वो किसी स्कूल में पढ़ा रहा है। ठीक है, और दोबारा उसने मुड़ के भी नहीं देखा। आप 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बन जाते हैं फिर भी आप कह रहे होते मुझे और बना दो। कहाँ है अहमदी नजाद जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। वो किसी स्कूल में पढ़ा रहा है जाके। ठीक है ना। वो उनका एक निज़ाम है, वो बड़े कमिटेड से लोग हैं। और ये जो इब्राहिम रईसी साहब थे, इनकी बड़ी मज़े की मैं बात आपको बताऊं, इनकी बड़ी अकीदत थी इमाम मूसा काज़िम साहब से ना। तो ये जब 8वें सदर बने तो इमाम मूसा काज़िम के यौम वलादत वाले दिन इन्होंने हल्फ उठाया था, और इनकी शहादत भी उसी दिन ही हुई है। इतनी इनकी उनके साथ अटैचमेंट थी। ये बड़े नज़रियाती लोग हैं, ये को हमारी तरह नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल मौके पे डेफिनेटली इतनी बड़ी क़यादत एकदम चली गई, और वो बंदा जिसने अमेरिका को ऑन टोज ले आया, उसने यहाँ पे रूस के साथ खड़े होके, चीन के साथ खड़े होके, हम देखें ना, आई एम सॉरी मलिक साहब, मैं आपका 1 मिनट फालतू ले रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, कि हम ईरान से गैस पाइप लेना चाहते हैं ना, अमेरिका बहादुर नहीं चाह रहा, हम डर गए। हमने कहा जी माफ़ कर दो गुरुजी, अल्लाह का वास्ता, हम तो गरीब लोग हैं, हम में इतने तप्पड़ नहीं है कि हम खड़े हों। उसने चाह बाहर इंडिया ने ले लिया ना 1 साल के लिए, ऐसे ही है। ठीक है ना। अमेरिका को उसने नहीं ना माना। तो रईसी साहब ने भी पूरी दुनिया में अमेरिका का जो वो था ना एक खौफ, वो ख़त्म किया। और सबसे बड़ी बात ये कि चाहे उन्होंने ड्रोन बगैर वारहेड वाले थे, लेकिन एक दफ़ा साबित कर दिया कि कौमें गयूर हों तो इसराइल को इतना बड़ा मसला नहीं है। आई सल्यूट हिम। राना साहब, जो है ना इसराइल, उसने भी खबर एजेंसी ने मना कर दिया है कि हम इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, हमारी तरफ से वाक़या नहीं हुआ है। और नाज़रीन, अभी तो तहकीकात शुरू हुई है, इस वाक़े की मज़ीद लेयर जो हैं अभी ओपन होंगी। मलिक साहब, अगर हम पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर से लंदन प्लान जो है वो डिस्कस हो रहा है, बाज़गश्त हो रही है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी गिले शिकवे कर रहे हैं, लबकुशाई कर रहे हैं कि मुझे जो है निकालने का सारा प्लान लंदन में बनाया गया। एक बार फिर से कह रहे हैं, ये भी शिकवा कर रहे हैं कि अवाम ने मेरा साथ नहीं दिया। अभी तक वो इस अलमिया से निकले नहीं है। नहीं, वो असल में 2-3 चीज़ें हैं इसमें, मैं कमेंट लंदन प्लान में बाद में कर रहा हूँ। 2-3 चीज़ें देखें कितनी हम किस कॉमेडी में फंसे हैं। अभी राना ईरान की बात कर रहा था, जो एग्जैक्ट उनका सिस्टम देखे कितना है, ये आपके लिए हैरत होगी। मॉडर्न वर्ल्ड में, आज की दुनिया में
लॉन्गेस्ट वार ईरान ने लड़ी है 11 साल, ईरान और इराक की। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जदीद दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई लड़ी है। उसमें एक इलेक्शन एक दिन के लिए मुलतवी नहीं हुआ। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट। और ईरान की ये सूरत हाल थी, ऐसे 30 साल पहले जवान मर्द नहीं मिल रहा था, औरतों ही औरतों का मुल्क, सब ने जान दे दी अपने मुल्क के लिए। मगर कई ये इस तरह का कोई चक्कर नहीं। अब कमाल ये है कॉमेडी की, ये है कि हुकूमत, मेरा नाम नवाज शरीफ है, हुकूमत मेरी है। ऐसा ये भी बताएं ना कि इक्तिसादी पाबंदियां लगी हुई हैं अच्छा, उस मुल्क पाबंदियां। के ऊपर। दूसरा एक और भी, अब थोड़ा सा मैं हट गया हूँ, मैं जो राणा ने बड़ी उसकी एक जो उनकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात बताई, मैं सिस्टम के बारे में बात करूँ। उनका सिस्टम अभी भी इंटैक्ट है। आयतुल्लाह उनके होते हैं स्पिरिचुअल लीडर, जिस तरह पता नहीं, मैं पाकिस्तान के सदर रूहानी कायद कहेंगे ना, मगर कायद वो जो ईरान के जो आयतुल्लाह है ना, वो उनके असल कायद वो होते हैं, जो उनको ना लाइन जो जहाँ से मिलती है वो वहीं के वहीं है। ठीक है, आइन में क्रिस्टल क्लियर लिखा है कि अगर सदर को कुछ हो जाता है तो 50 दिन आपके पास है, नायब सदर बन जाएगा। पेन अपनी जगह, सदर की शहादत अपनी जगह, पूरा अलीट उठ गई है, वजीर खारजा चला गया है, उनका गवर्नर है तबरेज का सारा, मगर वो सारी अपनी जगह, सिस्टम वही का वही है। मैं इसीलिए मैंने गैर जरूरी बात की है 11 साल जंग की। ईरान कमाल के लोग हैं कि वो जो सिस्टम है अपने आइन को इस तरह सपोर्ट करते हैं। अब आते हैं लंदन प्लान पे। लंदन प्लान में मज़े की बात है कि शिकायत लगाने वाला जो मुद्दई है वो ही जज है, यानी कि उसको हुकूमत उसी की है। दुनिया में मेरे लिए कम ही होंगी जहाँ पे किसी बंदे के नाम पे पार्टी है तो नाम ही मुस्लिम लीग नून वर नवाज शरीफ। मेरा नाम नवाज शरीफ है, मेरी पार्टी का नाम नवाज है, मेरा मतलब अपनी मेरी हुकूमत है, मेरा सका भाई वज़ीर आज़म है, मेरी सकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है, और वो शिकवा किससे कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। वो पता नहीं इन्वेस्टिगेट किसने करना है, शायद राना और मैंने या तुमने मिलकर करना है। तो अब है केस क्या, थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लें, क्योंकि इस पर डिस्कशन बनती है। इसमें जो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, अगर हम वाकई कोई दुनिया में कोई इंसानी किस्म का माशरा हो, अगर यहाँ हम रियासत हो, तो मैं आपको एक चीज़ इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन देने लगूँ कि आपके दिमाग फट जाने दोनों के। जितने लोगों पे भी इल्ज़ाम है, नहीं अभी जल लीजिए गल की, जितने लोगों पे इल्ज़ाम है सारे जिंदा है। ये कॉमेडी देखें, इल्ज़ाम ये है कि एक जनरल साहब थे, वो ISA के चीफ थे, जनरल ज़हीर इस्लाम, वो लंदन गए तो उन्होंने इमरान खान, चौधरी शुजात, परवेज इलाई, डॉक्टर ताहिर कादरी, इन चारों को, कायदे इनकलाब डॉक्टर ताहिर कादरी, वो लंदन में, वो वैसे होते हैं वहाँ पे, कनाडा में होते हैं, और वो मगर उनकी प्रॉब्लम ये है कि इनकलाब वो पाकिस्तान में रहते हैं, रहना वो पसंद कनाडा में करते हैं। अच्छा, वो कनाडा से आ गई, ये चारे कुव्वतें आ गई, और ये तीनों एक दूसरे का पंजाबी में कहते हैं अच्छे हरे बैरी थे। इमरान नवाज उस ज़माने में, याद होगा खान साहब ने कहा था डाकू अगर कोई पंजाब का है तो परवेज इलाई है, तो वो डाकू के साथ बैठ गई। फिर उन्होंने कज़न भी बना लिया, और कज़न के बाद इतना इन्होंने अजाब बना दिया मॉडर्न टाउन के वाक़े को, जो सच भी था, इंसान दुनिया से गए थे, मगर खान है 3.5 साल में भूल ही गया कि एक वाक़ हुआ था। ठीक हो गया। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, परवेज इलाई जिंदा है, चौधरी शुजात जिंदा है, इमरान खान जिंदा है, डॉक्टर ताहिर कादरी जिंदा है, जनरल ज़हीर जिंदा है, और मैं 3 जर्नलिस्टों के आप नाम दे सकता हूँ जो जिंदा हैं। मुबशर लुकमान ऑन रिकॉर्ड आ गया कि मैं वहाँ पे था। अब वो अलग बात है कि मुबशर लुकमान का क्या काम है, मगर जर्नलिस्ट का काम तो है ना इन्फॉर्मेशन लेना। मैं विटनेस की बात करूँ, अब अच्छा नहीं लगता, मैं आपको टॉप के जो लंदन बेस्ड पाकिस्तान के न्यूज़पेपर चैनल्स के जो हेड्स हैं उनकी, मैं आप इस तरह समझ जिस हम एक दूसरे से बात करें, उन्होंने एलिवेटर्स में इन लोगों से देखा होगा कि कोई फलां आ रहा है, वो जा रहा है, खैर है आप यहाँ पे इकट्ठे हुए, वो जो विटनेस 2014 की। तो नवाज शरीफ का कहना ये है कि ये लंदन में प्लान बना, मेरा तो एक लव अफेयर हो गया था, हमने तो जीने मरने की कसमें खा ली थी। इमरान खान ने तो उनको मुद्री भी दे दी थी, इन्होंने भी दे दी थी। उसने कहा मेरी सड़क बना दो, जाने मन, उसने कहा मैं बनवा देता हूँ। तो नवाज शरीफ साहब इतने मासूम है, उनको समझ नहीं, कहते मुझे समझ नहीं हुआ क्या है, ये वो पता है अभी तक वो शशपंच में कैसी ब्यूटी है। नवाज शरीफ को ये पता ही नहीं चला ये क्या हो रहा है मेरे खिलाफ धरने का। बिल्कुल मासूम से बंदे हैं, बहुत ही सादे हैं। मैं कई दफ़ा तो नाश्ता करके भी भूल जाते हैं, इतने सादे हैं। तो उनका प्रॉब्लम ये है। मैंने अब आपको जो असल बात बताई है, देखिए दुनिया भर में इल्ज़ाम हर कोई लगा सकता है। हमेशा कहा जाता है जी हाँ अल्लाह का शुक्र है सारे लोग हयात है, और इल्ज़ाम देखें कितना बड़ा। यहाँ पे हम नवाज शरीफ को माइनस कर रहे हैं। इल्ज़ाम ये है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुकूमत बनी थी, एक जमहूरी हुकूमत थी, जमहूरी वज़ीर आज़म था, नो आई एम नॉट डिस्कसिंग नवाज शरीफ, उसकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए सरकारी मुलाजिम ने पॉलिटिकल एक वहाँ पे मनसूबा बनाया, और सारे जिंदा हैं और सारी तरफ खामोशी है, और फिर भी कुछ नहीं हो रहा मेरा, और हुकूमत भी मेरी है। ये सबसे बड़ी कॉमेडी, सारे लोग ही मेरे अपने बैठे हुए। ये मुझे राणा साहब क्या चल रहा है? ये नहीं, बिल्कुल जो लंदन प्लान है, मैं तो समझता हूँ कि जैसे मलिक ने कहा कि उनके सारे करैक्टर जिंदा हैं,
तो उन्हें कटहरे में लाना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक दफ़ा तारीख को हम बिल्कुल सीधा कर दें, किस किस ने साजिशें की, किस किस ने रियासत हुकूमतों को गिराने में अपना किरदार अदा किया। अगर वो लंदन प्लान वाले लोग हैं तो उनको भी लाया जाए, और ये भी कि किसने जनरल्स को रिश्वतें दे के और वजारतें ली, ज़रा अच्छा है क्लियर हो जाए चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। किसने एक विफाक के पार्टी के खिलाफ साजिश करके और पसबियत को हवा दे के जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग का नारा लगा के और पंजाब को एक सूबे के तौर पे असबियत का एक नया रुख दिया। फिर किसने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, ये बात ठीक है। किसने ISI से पैसे लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत गिराने के लिए। लंदन प्लान जैसी साजिशें खुल के सामने आनी चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट में जमा है, ठीक है ना। जनरल दुरानी ने दिया होगा जो आप बात कर रहे हैं। नहीं, और किसने लिए, ये नहीं मैटर कर रहा कि किसने दिए, किसने लिए, किसने लिए। उसामा बिन लादेन से मियां नवाज शरीफ साहब ने पैसे किस चीज के लिए थे? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत गिराने के लिए। ISI के चीफ से पैसे किस लिए लिए थे? IGI बनवाने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को टफ टाइम देने के लिए। चलें, वो एक माजी का किस्सा आ गया। फिर अब रिसेंट पास जब दोनों भाइयों के अंदर दोस्ती हो गई और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो गया, उसके बाद कौन काला कोट पहन के एक मुंतखब वजीर आज़म के खिलाफ अदालत में पेश हुआ था? किसने जरदारी के ऊपर 10 साल तक उन्हें जेलों में बंद रखा था? और फिर अब आ जाएं कि लंदन प्लान ये, तो ये भी बता दें मियां साहब, मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि अब लंदन प्लान किसने बनाया था जिसमें बैठ के बाजवा साहब को वोट देना, इमरान खान को जेल में भेजना, उनको पाबंदी लगाना, उनको सज़ा देना, PTI से निशान छीनना, मियां साहब की वापसी, उनके हाथ पे सफ़ेद कबूतर का बैठना, उसके बाद उनको इंतखाबी मुहिम में खुली छूट देना, उनको वो बायोमेट्रिक की सहूलत देना, उनके सारे केसेस का खात्मा करके उनको जनाब हर तरह से पाक पवित्र करने के बाद पेश करना। फिर शहबाज शरीफ को हारी हुई पार्टी को वजीर आला बनाना, फिर उनकी बेटी को हारी हुई को वजीर आला बनाना। ये सारे साजिशें बेनकाब कर दें एक दफा। मैं चाह रहा हूं एक दफा दूध को दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल ठीक है ना। एक लंदन प्लान नहीं, मुझे ये सारे लंदन प्लान जरा बता दें कि चले वो वाला प्लान तो हो गया ना। ये रीसेंट पास में अचानक मियां साहब को पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने कान में क्या कहा था कि तुझे ये गल्ला नहीं करनी है, जिसकी वीडियो भी आ गई थी निकलते हुए। जैसे हम विदायगी के वक्त अपनी बेटी के कान में कहते हैं ना कि बेटा अब तेरा जनाजा ही निकले उस घर से, ठीक है ना। तो वो जब ये जाने लगे तो क्यों, किसने उनके कान में कहा था कि मियां साहब ये वाली बात नहीं करनी, तो उनका तो दूसरी वाली बात ऐसे करनी है। और उसके बाद उन्हें प्रोटोकॉल भी मिला, सारे गुनाह माफ हो गए। तो मेरा ख्याल है कि लंदन प्लान के साथ कौम ये भी जानना चाहती है। बिल्कुल मलिक साहब, बानी PTI पे जो है वो लंदन प्लान के शिकवे करते हुए नजर आते हैं। दोनों जो है लंदन प्लान्स को लेकर इतने ज़्यादा क्यों है इस तरह से कि इनको कोई यकीन ही नहीं आता सूरत हाल पर? मुझे तो दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं नजर आया। बिल्कुल दोनों एक ही सिस्टम की पैदावार है। क्योंकि हम लोग जो मेरी अपनी जो बैकग्राउंड है जर्नलिस्टिकली, मेरा तो किसी हद तक छोटी छोटी चीज़ों को मैंने खुद टच किया हुआ, देखा हुआ है। मैं तो हमेशा इसलिए इमरान को भी इसीलिए क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि आप मुसलमान तब हुए जब आप पे हाथ पड़ा है। नवाज शरीफ की खूबी ये है कि वो बहुत कम मुसलमान हुआ है। वो शुरू से क्लियर है कि भाई यार ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बल्कि नवाज का तो कमाल ये है कि वो तो सऊदी अरब के साथ भी, लेबनान के साथ भी, ऐसे ऐसे मुल्कों के वज़ीर आज़मों के साथ उसकी सीटी मिली हुई थी जिसका हमें जोग्राफी भी नहीं पता। तो खा की भी यही पॉलिसी, आई एम एज श्योर एज डेथ। मतलब वो अच्छा नहीं लगता कि बिल्कुल ही मैं पर्सनल हो जाऊँ। मतलब 2018 में ये खां बिल्कुल इस फीलिंग से गुजरा है कि यार इस मुल्क में सियासत नहीं हो सकती, मैं कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मेरे सारे ड्रीम चले जाएंगे। यही एक रास्ता है, जो रास्ता इंटरली मैं आपको कह रहा हूँ, और उस पर अमल दरामद हुआ है। अब जो समझदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, हम तो है एक छोटे से दिमाग वाले, वो यही कहते हैं ना, इसीलिए कुरान में भी है कि आपने जो मंजिल लेनी है आप रास्ता वो लेंगे। रास्ता जो है वो बड़ा होता है मंजिल से। अब देखिए हाँ खुद ही आपने ट्रैम में आया कि नहीं 3.5 साल बार में, क्योंकि आपकी मकबूलियत भी खड़ी है और सिस्टम ने आपको तुन दी है। क्योंकि आपकी ओरिजिन ये मैं अब समझ तो ये मकबूल है, इस पर कोई शक नहीं है। अब मगर मुझे पता है 2018 में फिशी काम था।
मतलब आप दोनों की एक ही चीज़ है और दोनों का लंदन प्लान पे मुझे खुशी है। मैं कहता हूँ ये मजीद और एक्सप्लोर करे। मेरा दिल करता है कि इमरान भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस लंदन प्लान की डिटेल दे, जिस तरह इमरान अवाम के लिए हमारे लिए यही बेहतर है। जिस तरह मैंने अटैक किया है नवाज पे कि जी उसका लंदन प्लान है, बड़ा अच्छा किया रानी ने सारे प्लान कर दी। जमहूरियत है क्या? दिस इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अगर आपका मुकम्मल हो गया, आप अपोजिशन से साइलेंट करके एडजस्टमेंट कर गए तो वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है। इनका दोनों का बड़ी मेहरबानी है। मैं सलूट करता हूँ नवाज शरीफ को दिल की गहराइयों से कि वो बता रहा है कि लंदन प्लान क्या हुआ, और मैं सलूट करता हूँ उसी मोहब्बत और उसी तरह आपके साथ खाना को, और मेरी उससे दुआ की कि अल्लाह ताला उसको रिहा करे। तो पहला काम आके वो अपने लंदन प्लान के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ताकि अवाम को समझ आए कि नवाज शरीफ वो इमरान हो, मैं कहीं नहीं हूँ। नहीं, मैं कहीं नहीं हूँ। असल गल है। राणा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे इस ब्रेक के बाद? किधर से लेंगे? हाँ, यही से आपकी तरफ से ही होंगे। हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही है कि सियासी रहनुमा एक दूसरे पर लंदन प्लान के जो है वो इल्ज़ामात लगाते हैं। राना साहब, जैसे कि मलिक साहब कह रहे थे अभी कि दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं है, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब में एक जैसी बातें हैं, एक जैसी शिकवे शिकायतें करते रहते हैं। नहीं, वैसे मैं बसद एहतराम मलिक साहब का और मैं दिल से मलिक साहब का एहतराम करता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात ये एक ऐसी दरफुंतनी छोड़ देते हैं कि मेरा ना गर्मी के अंदर मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर किसी ने मज़ीद आग लगा दी है। और भाई इमरान खान नवाज शरीफ एक जैसे नहीं हैं। इमरान खान आज खड़ा होकर सब चीज़ों को फेस कर रहा है। लंदन नहीं भागा, जद्दा नहीं भागा, वो यहाँ खड़ा है, सब चीज़ों को फेस कर रहा है। वो 1981 से इस्टेब्लिशमेंट का लाडला नहीं था। 1981 से इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे और इस अदलिया के कंधों पे बैठ के हुकूमतें नहीं करता रहा है। वो कब बार बार पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के कांधों पे चढ़ के हुक्मरानियां नहीं करता रहा। वो लोगों से पैसे पकड़ के लोगों की हुकूमतें नहीं गिराता रहा। इस तरह ना मिला है एक दूसरे को। और दूसरी बात ये सुन लें कि उसने जो किया वो अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे आया था 85 में, तो मैं समझता हूं कि ये भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि जो इस्टेब्लिशमेंट उसे लाई थी फिर वो 2 साल बाद ही उसे उतारने पे क्यों तैयार हो गई थी। हाँ। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट का लाडला था तो उनके कहने के ऊपर उस्मान बुज़दार को हटा देता ना। अगर वो उनका इस्टेब्लिशमेंट का लाडला था तो उनके कहने के ऊपर अपोजिशन से मिल लेता ना। वो नहीं मिला था। तो ये बात इस तरह ना करें कि आप दोनों को बराबर कर दें। और फिर 8 फरवरी को कौम ने ये फैसला दे दिया कि कौन बंदा अवाम का बंदा है, कौन बंदा किसका बंदा है। ठीक है ना, आप फॉर्म 47 के ऊपर कर लें हुकूमत। अब जिसने वजीर आजम ने निगरानी में अपने इलेक्शन कराए वो खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्रॉड है। बिल्कुल, वो खुद कह रहे हैं कि ये फॉर्म 47 के लोग हैं सारे। इसके बाद कोई और रह जाती है, कोई विटनेस, कोई और शहादत बाकी रह जाती है कि जिसमें मेरे प्यारे प्रोफेसर जनाब डॉक्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने खुद कहा कि हाँ तुम फॉर्म 47 के लोग हो। यानी जिसने वो फ्रॉड करवाया वो खुद मान रहे। सही है। तो मैं ये समझता हूं कि ठीक है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और उससे कोई नहीं बच सकता। और दुनिया में भी, पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट से कोई सियासतदान, कोई हुक्मरान नहीं बचता। अमेरिका का जो तगड़ा तरीन सदर भी है ना, उसे भी एस्टेब्लिशमेंट को लेके साथ चलना पड़ता है। ठीक है ना, ये कोई इतनी बड़ी बात ये कि कौन अवाम के लिए खड़ा हो रहा है, कौन अवाम के साथ चल रहा है। भाई बिल्कुल सही है, अवाम के लिए बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि दोनों की जो पॉलिटिकल मूव है, दोनों को वोट एंटी वोट मुझे लगे हैं, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आते हैं। अब सुन लो, पहले तो मेरे लिए इसमें को बहस करनी है 2018 में किस तरह आया इमरान खान। वो तो आप 10 दफा कर चुके हो। चलो हो गया, बात हो गई क्लियर। अब मैं भी वो, क्योंकि डायलॉग तो तुम्हें पता ना रानी ने बोलने होते हैं। आगे चलते हैं। 2 साल की स्ट्रगल में वो अब तो वो सदनी ने अलवी साहब को फ़ोन करके पूछ लो, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड। मैं नहीं कह रहा, अलवी कह रहा है कि मुझे ये इसने मेरा जीना राम किया होता कि मुझे सदर से मिलाओ, मुझे बाजवे से मिलाओ, मुझे बाजवे से मिलाओ। और कमाल ये है कि जब बाजू से मिले, ये अलवी की, मैं सदर अलवी को कोड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले खान ने कहा जी मिलाओ। जो ही मुलाकात हुई सबसे पहले उसने कहा जी भाई अलवी साहब आप बाहर जाए। यानी कि ये कॉन्फिडेंस कह लो, ये आमरीत कह लो कि मैं लीडर हूँ, मेरे सामने तुम बैठ ही नहीं सकते। और क्या ऑफर लगाई उसको, उस बाजवे को जिसको सुबह दोपहर शाम एक ही तकरीर फरमाई जा रही थी कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, मीर जाफर आ गया, मीर सादक आ गया, मेरे खिलाफ साजिश होगी।
अब मैं जो बताने लगा तुम बता दो मैं सही बता रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। किसने उसको ऑफर की कि यहाँ पे एक्सटेंशन ले लें? अच्छा अब चले जाओ, वो क्या नाम है, उमर जो अपना वजीर ख़जाना रहा इसका, वो ऑन रिकॉर्ड है कि हम मिले, मैं और असलम खटक गए इसके पास गए, बाजवा के पास, कि जनाब हमें अभी पता लगा कि जो हमने नई तरमीम की है उससे तो 66 साल तक आप आराम से चीफ रह सकते हैं। ठीक है, मैंने गलत कह रहा हूँ, ये भी उसी जमात को कोट कर रहा हूँ। फिर खान ने उसको ऑफर लगाई, उसने कहा अगर आप 3 साल की एक्सटेंशन नहीं लेते फिर ये आसानी किस्म की एक नहीं कि आप इस तरह करें, इलेक्शन कम से कम करा दें और इलेक्शन करा के नई हुकूमत बना दें। ये उस बंदे को ऑफर लगा रहा है जिस बंदे को ये सुबह दोपहर शाम 90 के करीब इस जलसे किए खान ने 2 साल में, बिल्कुल 2 किए उसने लॉन्ग मार्च की। ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के सबसे एक्टिव 18 माह है। 18 माह में जिस बंदे से ये लड़ता रहा उसी से कोई इसने फिराफिल कर दी कि एक्सटेंशन ले लो, वजह इलेक्शन करा दो। जो मेरा आर्गूमेंट मैं कोई यहाँ पे कोई मैच नहीं डालने है कौन बड़ा, किसका कद ज्यादा, किसका रंग ज्यादा। मेरा सवाल सिंपल सा है, दोनों का पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने का एक ही तरीका और एक ही रास्ते से है और दोनों का बिलीव ही यही है। नहीं ठहर जाए। मलिक की तो सुई जो एक जगह अड़ी हुई है ना, मुझे तो लग रहा है कि उसे हिलाने के लिए पता नहीं कोई जलजला इसमें लाना पड़ेगा जो इसकी सुई हिल जाए। मैं बात एक पूरे 50 साल की कर रहा होता हूँ, ये 2 साल के ऊपर आके अड़ जाता है। 2 साल में उनने यूं कर दिया जी, 2 साल ही उनने इंज कर दिया जी, और उसने तो कर दिया। ठीक है, तुमने लंदन से बैठ के उसे बाजवा साहब को एक्सटेंशन का वोट क्यों दे दिया? गलत किया, ठीक है ना, गलत किया तुमने। अब मेरी बात होने देना यार, मैं आपकी बात सुनता हूँ पूरी तरह, आप बीच में टांग अड़ा देते हो, फौरन बात ही नहीं करने देते किसी को यार। गलत किया तो बात करने देना करो, आप सर्टिफिकेट बाद में बांट लेना कि किसने सही किया गलत किया, मैं आपसे सर्टिफिकेट नहीं ले रहा। तो इसके जैसे बंदे ने जेब में लिए फिर होते सर्टिफिकेट, इसने सही किया लो जी पकड़ो, ये काफिर है लो जी इसका ये फतवा पकड़ो। और भाई पूरी बात तो होने दो ना मेरी, ठीक है ना। मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि मैं एक पाकिस्तान के जनरल बिगाड़ की बात कर रहा हूं सियासत में, कि 1981 से सियासत में बिगाड़ आया। ठीक है, ये 2 साल के ऊपर अड़े रहते हैं। मैं ये कहता हूं कि पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ साहब का बार बार इस्तेमाल किया, हर दफा उन्हें इस्तेमाल किया। जब चाह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को नाकाम करने के लिए पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट मुसलसल नवाज शरीफ को यूज करती रही। ठीक है, आप 2 साल ले आते हैं जी, 2 साल में उसने ये कर दिया, और 2 साल बाद वो खुद मान रहे बाजवा साहब कि मेरी गाल ही नहीं मानता सी है, मेरी बात ही नहीं सुनता था। मैं 1 घंटा मिलते करता रहा कि बाहर अपोजिशन बैठी है, खुदा का वास्ते से मिल लो, इसने कहा मैं नहीं मिलता। जो बंदा इतना ज्यादा जिद्दी हो वो ये जाके कहेगा जी नहीं तुसी एक्सटेंशन ले लो। वो बंदा इतना जिद्दी था कि उसने नहीं हटाया बुजदार को, चाहे कुछ भी हुआ, खड़ा रहा अपनी बात के ऊपर। अब सारी चीजों को बराबर कर दे। 2 साल, मैं 47 साल की बात कर रहा होता हूं, वो 2 साल बीच वाड़ देते हैं। मैं कुछ और बात कर रहा हूं कि इस पाकिस्तान के निजाम को खराब इस तरह किया गया, और अगर था भी कुछ उसमें था, मैं को उसका तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन 8 फरवरी को कौम ने फैसला दे दिया था कि हम इमरान खान के साथ हैं। ठीक है ना, और फिर ये जो बड़े चेक गवीरिया बनते हैं अपने आप को सारे, फिर ये वो एस्टेब्लिशमेंट से मिलके 47 का फॉर्म लेके बैठे हुए सारे राणा साहब सारे मिलते हैं। अच्छा मलिक साहब, बानी पीटे की अगर बात करें तो एक और जो है उनको केस में आज रिलीफ मिला है, दूसरी तरफ जो है तोशा खाना केस में एक और केस जो है उनके गले पड़ने वाला है। तो एक तरफ वो रिहा होते हैं और एक तरफ उनको आज़ाद किया जाता है, क्या चल रहा है? मैं तो कोई बिना कह के खुद मतलब मुझे हाफिज खुद ही हो गया, हिफज इतना मैंने कर लिया। मैंने कहा कि जब तक ये निज़ाम है खान साहब जेल में रहेंगे। मैं तो आगाज़ ही यहाँ से, मेरी ओपनिंग ही ये होती है और इट इज़ बीइंग प्रूवन। हमेशा होता है ये इस तरह की बड़ी खबरें आती हैं जी, बाजी पलट गई, ये हो गया, फलाना केस ख़त्म हो गया, 12 घंटे रह गया, खां आ रहा है, ईद से पहले वो घर में होगा, अब बड़ी ईद पे आ गए, पहले छोटी। और मुझे याद है 3-4 बड़े वेव ही चलनी थी अवामी, ईद से पहले रोज़े गुजर जाए तो ये कर देंगे, गर्मी से पहले अब ये कर देंगे, सब भूल जाते हैं। मतलब वो क्योंकि ये मुल्क की डायलॉग है ना, इमोशनलिज्म का है, वो जोर जोर से ऐसे अखबार हो, ये राने ने इसलिए मुंदरी पहनी ताकि टक टक की आवाज़ों से काम चलाना है। फैक्ट ये है कि आप ने कहा था मैंने रियासत मदीना बनानी है, आपने कहा कि जरदारी और नवाज चोर है, आपने सारा कुछ काम मान लिया, उन्होंने गाड़ियाँ भी ली, उन्होंने तोशा खाना से सारा कुछ लिया, गलत किया, बिल्कुल गलत किया। मगर आप तो एक डिफरेंट केस लेके आए थे, आप तो रियासत मदीना की अलामत बन के आए थे, आप तो आए थे कि मैंने एक साफ सुथरा पाकिस्तान बनाना है। अब आप पे एक नया केस तो बना कि आपने घड़ियाँ बेची। पहला केस क्या था? पहला केस ये था कि आपने घड़ियाँ बेची,
आपका जब इलेक्शन हुआ आपने वो आमदनी जिक्र ही नहीं किया। पहला केस ये हुआ है जिस पे आपकी नाहली हुई। आपके अब उस केस में एक और नया केस आ गया, क्योंकि जब देखती है ताकतवर, जब देखते हैं कि इसको एक केस में रिलीफ बन रहा है तो वो दूसरा केस कर देते। अब दूसरा केस ये आ रहा है कि जनाब आपने 7 घड़ियाँ ली हैं इनलीगल, आपने 7 घड़ियाँ 7 डिफरेंट तोहफे आपको मिले हैं। अच्छा, उसमें एक प्रोसेस है। अब जिस तरह अब आपके पास घड़ी हो, मैं अगर कह दूँ यार 50 रुपए की, मेरी तो कोई अथॉरिटी नहीं, ना मेरी एक्सपर्टी है, तो अब नया केस ये बन रहा है कि आपने जो घड़ियों की कीमतें लगवाई हैं, जो उनकी असेसमेंट की है, वो भी इलीगल है, वो भी आपने अपनी मर्जी से लगवाई है। अब नए केस के, वो पहला केस वो पड़ा हुआ है वहीं का वहीं, वो जो तोशा खाना का था। तो मैं इसीलिए पहले ही कह रहा हूँ कि मैं ये कतई नहीं कह रहा कि हाँ वो को माफ़ कर दूँ या उनको माफ़ कर दूँ। मेरा एक पॉलिटिकल स्टैंड है कि भाई मुझे पता है नवाज शरीफ ने गाड़ियाँ ली हैं, पता नहीं लिबिया से कहाँ से, नहीं लेनी चाहिए दुनिया में। आज ही मैं कहीं देख रहा था फ्रांस में, फ्रांस ने 200 साल में उस रियासत को, वजीर आजम को, सदरों को जितने तोहफे मिले उन्होंने म्यूजिक बना के एक एक चीज़ वहाँ रखी हुई है, ऐसे ही रखी हुई है। तो यार तुम तो बेहतर आदमी थे, तुमसे तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं तो कह ही नहीं रहा कि, क्योंकि तुम्हारा तो स्टैंड यही था कि एक ये पाकिस्तान को लूटा ही करप्शन ने, तो तुमने भी वही काम कर दिया। यही मेरा आर्गूमेंट है, यही मेरा आर्गूमेंट है कि तुमने हमेशा यही बात की कि इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए और सिस्टम के साथ आपने चलना। अब सिस्टम बड़ा समझदार है, सिस्टम कहता हो भाजी ये बताओ ये घड़ियाँ तुमने ली हैं कि नहीं ली, ये नया केस पर। बिल्कुल राना साहब, जैसे कि अभी एक और केस बनने जा रहा है बानी पीटीआई पर, तो पहले किसी ने तोशा खाना से तारीफ नहीं लिए, उन सब का रिकॉर्ड, उन सब की बातें वो तो वही की वही है, इनके ऊपर ही जो है अभी मजीद एक और केस बनने जा रहा है कि मलिक साहब कहते हैं जो अभी फरमा रहे थे कि मैंने अंगूठी इसलिए पहनी है कि ये ज़रा मैं हाथ मार सकूं। मैंने मलिक साहब की तरह बंद घड़ी नहीं बांधी हुई, ठीक है ना। मैं हमेशा वक्त के साथ सब चीज़ों को देख रहा होता हूँ। मेरा इस बात कहने का मकसद ये है कि इमरान खान, एक आपने एक रूल बना लिया कि जी हुक्मरान ये चीज़ें तोशा खाना से ले सकते हैं, ठीक है। वो सही है या गलत है, उसने उस कानून के तहत चीज़ें ले ली, ठीक है ना, ठीक है, कानून से हटके नहीं ली। मियां नवाज शरीफ साहब एलिजिबल ही नहीं थे। मैं ये एक कानून है भाई, ये चीजें हैं, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं ले सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने कब उठा लिया, ये मैंने सस्ता बेचा महंगा बेचा, ये मेरी सवाबदीद है। कानून इस पे कोई कानून वो कदगन नहीं लगाता, लेकिन ये चीजें मेरी हैं। अगर मलिक साहब वहां से आके उठा के इसे बेच दें, ये गैर कानूनी है, क्योंकि ये एलिजिबल नहीं है मेरी चीजें उठाने के। नवाज शरीफ साहब वाज नॉट एलिजिबल। मेरा कहने का मकसद ये कि इमरान खान ने तोशा खाना से जो लिया कानून के मुताबिक लिया था, और उनसे पहले भी सब ले चुके हैं, कोई उसने अनोखा काम नहीं किया था। गैर कानूनियत ये है कि एक बंदा जो गाड़ी मर्सिडीज के लिए अहल ही नहीं है वो गाड़ी ले ले। और दूसरी चीज, अब आप आ जाएं जो मियां साहब और मलिक साहब, क्योंकि मुझे मलिक साहब में कहता हूँ मेरे मुंह से मियां ही निकलता है, इतना नाम ले लेता है मियां, तन मन धन में अंदर मियां। सही बात है, मियां मियां कर दे नहीं मैं आपे मियां हुई, ठीक है ना। आखो नहीं मैनू मियाँ 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 ना आखे कोई, ठीक है ना। तो मैं बात यह है कि ये कानून ख़त्म कर दें आप, ठीक है। और एक और चीज़ सुन ले, इमरान खान पे आप 5000 मुकदमे बना दें, 5000 मुकदमों में सज़ा दे दें, आप दे देंगे, क्योंकि मलक का लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है कि रियासत, लेकिन रियासत में 24 करोड़ लोग रहते हैं। वो इस सज़ा पे यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सेल्फ सवाल है कि हम अपने कानून को कितना बेवकूफ़ करेंगे। कि हम एक कानून बना के और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और अवाम उस पर यकीन ही नहीं करती। ये क्रेडिबिलिटी हम उजाया कर रहे हैं अपनी। और राना सनाउल्लाह ने ये बात खुद इकरार की कि जब हम इमरान खान के ऊपर केस बनाते हैं और उसे सजा देते हैं तो लोगों में उसकी हमदर्दी और बढ़ जाती है। राइट, ठीक है। हाँ, मैं एक नाक़िस सा मशवरा दूंगा, बल्कि मलक साहब भी किसी वक्त जाके, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं बड़े लोगों से, तो ये मेरा मशवरा उन्हें दे कि हाँ इमरान खान को डिसक्रेडिट करना है ना, तो फिर उसी कानून के तहत नवाज शरीफ साहब को भी सजा दे दें, फिर इमरान डिसक्रेडिट हो जाएगा। लेकिन आप जब एक खबर आती है कि इमरान खान को तोशा खाना घड़ी में फला फला अब नया केस बन रहा है, और उसी टाइम में खबर आती है कि नवाज शरीफ साहब को नैब ने बरी कर दिया, तो आम लोग बेवकूफ नहीं है। आप भूल जाएं कि रेडी पे
उसका पॉलिटिकल विजन एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए और सिगार पकड़ के बैठे हुए बड़े बड़े बाबू साहिबान से ज्यादा है। ये बाबू साहिबान आपको पता है, आई एम सॉरी, ये जो हम बाबू साहिबान कहते हैं, ये क्या है बाबू साहिबान? अंग्रेज कहते थे उन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को जो उनकी तरह ही टाई बांध के हैट पहन के आते थे, तो ये वहां से नाम शुरू हुआ, ये बाबू साहब है। बाद में पता चला कि बाबू साहब अंग्रेज जो कहते थे वो बाबून एक बंदर है जो नकल बड़ी तेजी से करता है इंसान की, और वो अंग्रेज मजाक में कहते थे बाबून साहब, हम सीरियस हो गए बाबू साहब बन गए। ठीक है, सो ये बाबून साहब जितने भी है ना ब्यूरोक्रेट और ये सारे पॉलिटिशियन, ये रेडी वाले से जाके बहस करें, खुदा की कसम आपकी आंखें खुल जाएंगी उसका विजन देख के। और शायद पाकिस्तान से जो मेरा एक गुमान है कि पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो इसलिए है कि ये जो ग्रेड 20-21 के लोग बैठे हुए ना, इन्होंने कभी पाकिस्तान नहीं बचाया। पाकिस्तान हमेशा रेडी पे काम करने वाले ने बचाया, सड़क के ऊपर काम करने वाले ने बचाया, कारखाने में काम करने वाले ने बचाया, खेतों खलिहानों में काम करने वालों ने बचाया, और यही पाकिस्तान को बचाएंगे। 8 फरवरी को इन्होंने साबित कर दिया कि हमें पॉलिटिकल विजन है, हम चीजों को समझते हैं, हमें पता है कि हमने क्या करना है। हम इतने कोई बेवकूफ नहीं। बस नाज़रीन, एहतसाब का अमल जो है वो सबके लिए ही बराबर होना चाहिए। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत ने हद तक के इज़्ज़त तरमीमी बिल 2024 जो है वो ऐवान में पेश कर दिया। इंतहाई उजलत में ये बिल जो है वो पेश किया गया। हद तक इज़्ज़त कानून पर साफ़ तंजीमें जो हैं वो अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करिए। मलिक साहब, आपकी जानिब आऊँगी। वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने सहाफ़ियों को मिलने के लिए बुलाया इस बिल को डिस्कस करने के लिए, लेकिन उसके बाद पता लगता है कि इतनी जल्दी, इतनी उजलत में ये जो बिल है ऐवान में पेश भी कर दिया गया है। किस चीज़ की जल्दी थी आखिर? मुझे लगता है कि हद तक की इज़्ज़त पता नहीं, लगता है कि इज़्ज़त सिर्फ इस हुकूमत की है, हमें तो यही पता है। इन्होंने किया भी है, ये मिले हैं, मतलब जो साफ़ी तंजीमें हैं पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें प्रेस क्लब की जो हमारा सदर है उससे भी मिले हैं, जो एडिटर्स की जो एक अलग तंजीम है, बाकी तंजीमों सबका एक ही पॉइंट था, मतलब वो लंबी बात हो जाएगी, सबका क्या कहना है। पहली तो बात है कि सब जर्नलिस्टिक जितनी, अच्छा जर्नलिस्टों की अपनी भी बड़ी तकसीम है, हमारी कहानी का अपनी लंबा एक अज़ाब है कि हम तो एक ही नहीं है। Having said that, इसके बावजूद सबका इस पे कंसेंसस था कि दिस इज नामंजूर। अब और क्या मतलब, और डेमोक्रेसी में और किस तरह होता है, सबने कहा जी नामंजूर है। नंबर 2, किसी ने ये नहीं कहा कि हम कानून नहीं चाहते, किसी ने ये नहीं कहा कि हम चाहते हैं यहाँ पाकिस्तान में एक आज़ादी हो, एक साफ़ी जिसकी मर्जी बेइज्जती कर जाए, जिसकी मर्जी इज्जत से खेल जाए। और भाई ऑलरेडी कानून मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, तो आप फर्दर क्या कर रहे हो? तो 2 चीज़ें, फिर अब आप असेंबली में चले गए। अब पीपल वॉइस की बात होगी, अपोजिशन हो, एक MNA है, एक MNA असेंबली में बैठा है, वो अपोजिशन का है, ये हुकूमत में है, ही इज़ द पीपल वॉइस। अब आज जो अपोजिशन की आप जब असेंबली में हुआ है, सारी अपोजिशन ने हंगामा रही की है, उन्होंने बिल कुर्सियों पे लगाया, शोर किया, भाई और क्या रिएक्शन होता है? 2 ही मैंने प्रूफ देने हैं ना। एक तो आपने कहा जी हम साफियों से पूछेंगे, मिले हैं, हुकूमत मिले हैं, अक्रॉस द बोर्ड मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये कोई छुपी खबर नहीं को ब्रेक कर रहा है, अक्रॉस द बोर्ड एक बंदे ने भी इसकी सपोर्ट नहीं की। अब आप आपको 30 लाख लगाएंगे, ये लगाएंगे, और पिछले भी जिस तरह मैंने प्रोग्राम बताया, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये किस किस्म की हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है। इनको इतनी सेंस ही नहीं है कि ये दुनिया भर में आज की ज़माने में जो इंसान के लिए जो सबसे बड़ी कामयाबी ली है ना अभी तक इंसान ने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में, वो रियासत बनाई थी, एक ऐसी रियासत जिसमें डार्लिंग जो ना कॉमन मैन होगा और सारी रियासत उसके गिर्द घूमेगी। अब इस पे आ जाते हैं, इस आइन में, इस रियासत में आप करें ज़रा किसी सरकारी मुलाजिम से को बात करें, उसके पास एक लीगल राइट है कि मुदाखलत कर रहा है मेरे काम में, आपकी ऐसी की तैसी, आप गए। अच्छा, फौज पे आप बात करें, आर्टिकल 6 है सीधा कि आपकी फांसी तक आपको सजा हो सकती है। आगे चलते हैं, आपकी पार्लियामान आ गई। मैंने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया था कि बड़ी समझदारी उन्होंने की। पिछली दफ़ा जब पार्ट 1 उनका था ना हुकूमत का, तो उन्होंने एक बिल पास किया, मैं आज तक हैरान हूँ, हमारे शो के अलावा और कहीं मैंने डिस्कशन ही नहीं सुनता, उन्होंने आराम से एक बिल पास कर दिया। बिल पता क्या था? तौहीन पार्लियामान। कोई बंदा अगर मैंने पार्लियामान की तौहीन करेगा तो पार्लियामान के पास अदालत के इख्तियारात होंगे, ही विल बी कॉल्ड, मतलब जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कहूँ ये हमारी जो असेंबली है वो बड़े गैर इंसानी कवानीन बनाती है, तौहीन हो गई, आ जाओ ताहिर मलिक, वहाँ कमेटी बैठी हुई मुझे सजा दे देगी, मुझे नाहल कर देगी। सो पार्लियामान एक रियासत का हिस्सा है, उसने कहा जी मेरी तौहीन नहीं हो सकती। जज तो बाथरूम में नाश्ता भी कर रहा हो, घर में बैठा हो, बाथरूम में बैठा हो, अपनी बहन के घर किसी शादी पे गया, वो जज है, वो वहीं पे कह सकता है तौहीन अदालत लगा दो।
तो अदलिया अदालत रियासत का हिस्सा है, उसकी तौहीन नहीं हो सकती। हुकूमत की तौहीन बता दी मैंने, सरकारी मुलाजम की नहीं हो सकती, फौजी की भी नहीं हो सकती, और आपकी पार्लियामान की भी नहीं हो सकती। तो तौहीन तो फिर हमारी रहेगी, तो राज करो, राज के करो। राना साहब, ये जो आज़ादी ज़ाहिर राय पर कतरन लगाई गई है, आज भी जो है सहाफ़ियों ने काफ़ी पुरजोर एहतजाज किया है, कैसे देखते हैं आप? अच्छा देखें, इस प्रोग्राम में मेरी और मलक की कितनी शदीद आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, हम अपने आर्गूमेंट्स पे खड़े। राइट। इसने कभी ये कोशिश नहीं की कि इसाराना की आवाज़ को बंद करवा दिया जाए या इसको कुछ और तरीके से रोक दिया जाए। फेस करता है, मैं इसके आर्गूमेंट्स को फेस करता हूँ, ठीक है। आई एम सॉरी टू से कि शरीफ फैमिली का एक अलमिया है, वो उनके अंदर एक बादशाह मौजूद है। आपको पता है किसी दौर में मियाँ साहब जब अच्छे वक्त थे तो ये स्टेज के फनकारों को अपने घर बुलाते थे और फिर वहाँ पे वो परफॉर्मेंस देते थे, तो उनको चुपके पैसे देके कहते थे एनु जुगत मार, तो वो फिर वो दूसरे को कहते थे एनु जुगत मार, ठीक है ना। एक माइंड सेट है कि हम रूलिंग फैमिली हैं और शाही ख़ानदान है हम। इनमें ना ये एक बर्दाश्त बहुत मुश्किल काम है कि किसी की आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा इन्होंने मीडिया से करवाया है, आसिफ अली जरदारी को कितना बुरा साबित कराया इन्होंने मीडिया से मिलके। मुझे पता है कि किस किस तरीके से सहाफ़ियों को ओबलाइज किया गया। राइट। क्या आसिफ अली जरदारी ने अपने दौर में सहाफ़ियों के खिलाफ कोई वो किया? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब आगे चले। मुझे अच्छी तरह याद है, मियां मलिक साहब ज़रा सुने कि पंजाब असम्बली में शहबाज शरीफ साहब ने अपने हाथों से लिख के करारदाद सहाफ़ियों के खिलाफ पेश की थी। मुझे अच्छी तरह याद है, खुद अपने हाथों से लिख के करारदाद पेश की थी और वो मंजूर करवाई थी। इनका मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे कौन से दो सहाफ़ी थे जिनको उल्टा लटका के मारा था? उमर शरीफ हमारा एक कैमरामैन था और एक यार वो अपने एक्सप्रेस के जो हमारे दोस्त है, यार देखो नाम, अभी नाम मैं बता, उनको उल्टा लटका के मारा। ये लोग कई खबर शबर लेने चले गए थे, ठीक है। नजम सेठी को नवाज शरीफ साहब के दौर में पहली दफ़ा में पता चला था कि साफ़ी को बोरी में बंद करके ले जाया जा सकता है। मुझे पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं आती थी। ये इमरान रियाज की बात कर रहे हो? मैंने नहीं, एक रिपोर्टर्स कुछ गए थे, पकड़े थे। हाँ, मैं भी नाम बता देता हूँ। 5-6, एक नहीं थे, ज्यादा थे। तीन लोग थे। तो एक चिश्ती साहब थे, अपने चिश्ती दोस्त जो हमारे, वो तो उल्टा लटका के उन्हें मारा था, फिर बड़ी मुश्किल से जान छूटी थी। सो इन लोगों में ये नारा तो ये लगाते हैं जमहूरियत का और आज़ादी इजहार का, इनमें है नहीं। हमारे इस पंजाब हुकूमत की एक जो वज़ीर हैं, खातून वज़ीर, उन्हें बहुत गुस्सा है कुछ सहाफ़ियों पे, कोई वीलॉग्स के हवाले से और कुछ और हवाले से, मैं ज़रा अभी कहना नहीं चाह रहा, लेकिन ये कि उन्हें बड़ा गुस्सा, वो इस चाहती हैं कि ये किसी तरह जल्दी से हो जाए, फिर मैं सबको पकड़ूं कि तुमने यूँ कहा, तुमने यूँ कहा, तुमने यूँ कहा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दुनिया में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल टुडे ताकतवर की पूरी कोशिश रही है कि सच को किसी तरह रोका जा सके। बहुत मुश्किल है, आप नहीं रोक सकते, जो मर्जी कर लें। आप बिल छोड़ के ना, आप बिलबिस्तान ले आए, बिल बिलाते हुए बिल ले आए, लेकिन आप नहीं रोक सकते। ये हम सहाफ़ियों ने आज इतना बोलने की जो आज़ादी हासिल की है ना, ये किसी ने हमें तश्तरी में रख के नहीं दी है, ठीक है ना। यह हमने एक तवील जिद्दोजहद है, इसमें बड़े बड़े शहीद हैं जिन्होंने सच बोलने के एवज अपनी जानों की कुर्बानियां दी। पाकिस्तान बनने से पहले शुरू हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, बिल्कुल। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जफर अली खान और वहां से ले लें, उन्होंने बड़ी तकलीफें झेली हैं। प्रेस जब्त हो गए, कोठियां जब्त हो गई, घर जब्त हो गए, तो ये कोई इतना आसानी से नहीं हमें मिली है। हमें इसकी हिफाजत करना आती है, हम इसकी हिफाजत कर लेंगे। आप ले आए बिल, लाके फिर करके दिखा दें जबानबंदी किसी तरह। जल्दी से क्विक टाइम है, 1 मिनट रह गया है। मलिक साहब, फरहाद अहमद गुमशुदगी केस में जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सख्त रिमार्क्स दिए हैं और तलब कर लिया है सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को। हाँ, वो तो बड़ा उनके जो रिमार्क्स में आज पढ़ रहा था, उन्होंने तो बड़ा उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो वज़ीर आज़म को भी बुला सकता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुल्क एजेंसियों ने चलाना है कि कानून ने चलाना है।
तो नॉर्मली हम आदी नहीं इस तरह के कमेंट्स के, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक टेस्ट आने लगा पाकिस्तान की अदलिया के लिए, पूरे निज़ाम के लिए। राना साहब योर कमेंट। नहीं ठीक है, लेकिन मुझे हैरानगी वजीर कानून पे हुई कि उन्हें अचानक ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जज साहब अपनी दफ़ा तो बड़ी छाला मार दो। अगर वो पीटीआई के लिए कोई बात करते तो कहते आज़ादी है साहब, आज़ादी अदालत, वाह जी वाह, और बल्ले भी बल्ले देखो कैसी बात कर दी। वो जब जरा सी कोई बात ऐसी करते हैं आप फटाफट 4-4 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। जरा होली, जरा शान हो, आप भी जरा मजे लो, आप भी मजे लो। और ये जो मलिक का जुमला है ये वो नहीं, आने वाले दिनों में ये तय हो जाएगा क्लैश ऑफ टाइटन्स के बाद कि कौन कहाँ तुम्हारा ख्याल है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मासूमी से कर दिया वजीर कानून? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मासूमियत का प्रोग्राम हाँ, अब तुम मुझे ये बताओगे कि किसके कहने पे किया। चलें जी, आप प्रोग्राम खत्म करें। ओके नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आवाज़ को दबाने से कुछ नहीं होगा, सच नहीं रोक सकते। आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाना कहीं भी दुरुस्त नहीं है। अपने अमाल को दुरुस्त कीजिए। अल्लाह हाफिज़।